नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जिस प्रकार से कल राम मंदिर और रामलला अयोध्या में अपने घर में विराजमान हुए, उसके बाद से देश की राजनीति किस प्रकार से नया रूप लेने वाली है, अगर आप प्रधानमंत्री के वक्तव्य को देखें तो इसको यूं कह सकते हैं कि 2024 के लिए उन्होंने एक अपना एजेंडा सेट कर दिया है और इसका असर 2024 के चुनाव में क्या होगा ये आप भली भांति जानते हैं। और जिस प्रकार से रामलला विराजमान होने के बाद अभी अगर आप 24 घंटे को देखें तो किस प्रकार से लोगों की जन भावना और राजनीतिक बदलाव तेज़ी से घट रहे हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन से मोदी आज बहुत आगे, या इसको यूं कहें कि उन्होंने अपने और विपक्ष के बीच में एक लंबी लकीर खींच दी है, जिससे पार पाना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नज़र आता है। और जब हम देश की राजनीति की बात करते हैं तो उसमें बिहार हमेशा से एक अहम भूमिका निभाया है। और आपको याद होगा जिस समय ये जो इंडी अलायंस बनने की बात हुई थी, उससे पहले टीवी चैनलों पर जो तमाम नेता आकर क्या बयान देते थे, वो कहते थे कि बिहार, बंगाल, यूपी ये 3 जगह पे बीजेपी को रोक देंगे तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और उसमें भी अगर बिहार के जो नेता थे, जो बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनी थी, उनके ये बयान आते थे कि बिहार के 40 सीट पर ही हम अगर एनडीए को रोक देते हैं तो बीजेपी तो ऐसे ही सत्ता से बाहर हो जाएगी। हम पहले भी कहे हैं और देश की तमाम मीडिया और हर जनमानस को ये पता है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था उस समय भी हमने खबरों में बताया कि 2024 चुनाव के लिए जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि देश का माहौल क्या होता है और उस पे आम जनमानस की क्या प्रतिक्रिया आती है। और पिछले 24 घंटे में आप पूरे देश में अगर जाएंगे तो जिस प्रकार से पूरा देश राममय हो गया है, क्या ये
बताने की आवश्यकता है कि इसके परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। अभी छोटी छोटी कुछ एजेंसियां जो पहले सर्वे किया था, उसके आधार पे जिस प्रकार से अपोजिशन इंटैक्ट रहने की बात हो रही थी, ये लग रहा था कि 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा फाइट देखने को मिलेगा और बीजेपी अगर सत्ता में आती भी है तो उसको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा। लेकिन अब चूँकि प्राण प्रतिष्ठा हो गया है और जिस प्रकार से देश का माहौल बदल रहा है, इसमें अगर कुछ एजेंसियों ने जैसे सर्वे करना शुरू किया है और आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे सर्वे आपको आएंगे और अगर उनके आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो अभी से वो जो बातें हो रही थी डिफरेंशिएशन की, वो आपको देखने को मिलेगी। अभी जिस प्रकार का माहौल बना है पिछले 24 घंटे से, एक एजेंसी के सर्वे के अनुसार अभी भी बीजेपी को 51% वोट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है और जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसे 33% वोट मिलने की संभावनाएं बता जा रही है। 16% ऐसे भी लोग हैं जो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करेंगे। अब इसको अगर पूरे देश से जोड़ेंगे, आपको पता है कि हिंदू और सनातन जाति को अगर आप छोड़ दें, जो देश हमारा जो देश है उसमें हिंदुओं की जो आबादी है वो करीब करीब 82% है। बाकी अन्य समाज के लोग हमारे देश में हैं। अब जिस प्रकार से 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उस समय जो नारा लगा था कि आप सत्ता में एक बार आने का अवसर दें, रोजगार की बात की गई थी और आज जिस प्रकार से देश में 60% के आसपास युवा हैं, उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल हो जाता है और इसके आधार पर बीजेपी 2014 के चुनाव में 282 सीट लेकर आई थी और सत्ता में काबिज हुई थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो बनकर उभरा था वो था राष्ट्रवाद, क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा की घटना घटी थी और जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक किया गया था उसके बाद ही चुनाव हुए थे और उस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित करने की कोशिश की और लोगों ने उस बात को माना कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो यह राष्ट्र सुरक्षित है और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और हाथों हाथ लिया, जिसका
नतीजा 2019 के चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी अपने दम पे 300 का आंकड़ा पार कर गई। इससे पहले भी मैंने बताया था कि क्या इस बार जिस प्रकार से बाकी सारे मुद्दे चल रहे हैं और उसमें राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद जब ये मुद्दा उसमें जुड़ेगा तो क्या बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करेगी? इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। और आज के डेट में पॉलिटिकल पंडितों की भी माने तो ये संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया था, करीब सोचिए 1 लाख लोगों को उन्होंने बुलाया था, जो विभिन्न धर्मों के लोग थे। वो सारे लोग वहाँ जमा हुए थे। उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि देश एकजुट है और ये साबित करता है इस बार 2024 के चुनाव में धर्म जो है वो प्रमुखता से उठेगा, क्योंकि लोग कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। ये आप कभी मत समझिएगा कि राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया तो क्या इसके बाद भाजपा राजनीति करना छोड़ देगी। अभी देश में और भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो आने वाले समय में आप देखिएगा, जिस प्रकार से मथुरा की बात हो रही है, काशी का जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ, उज्जैन में महाकाल मंदिर जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया गया, ये सारे चीज़ प्रधानमंत्री के शासनकाल में जिस प्रकार से एक एक करके सॉल्व हो रहे हैं, ये आने वाले समय में भी ख़त्म नहीं होंगे। तो 2024 में ये उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि उनके आसपास अभी कोई नहीं है। और जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के नेता, आप एक चीज़ देखे होंगे, कल मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूरे देश में कहीं कोई आपको विरोध करता हुआ नज़र आया? चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हों, चाहे वो मुस्लिम समाज से हों, सिख हों, ईसाई हों, आपने कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी घटना देखने को नहीं मिली। मंदिर का विरोध करने वाले जो लोग थे, आखिर वो कौन है? सिर्फ वो कुछ चंद राजनीतिक दल, जिनको देखा जाए तो उन्हें मंदिर से उतना विरोध नहीं था जितना कि मोदी से उनको विरोध है। और चूंकि मोदी का विरोध करना है तो अगर उस कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो उसका भी विरोध करना पड़ेगा। ये क्या है? ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जिसको मोदी को हटाना है। उन्हें राम मंदिर को
भी विरोध करना है और वही लोग के वक्तव्य सामने आते रहे समय समय पे। बाकी अगर देश के अन्य समाज को, हर वर्ग को अगर आप देखेंगे तो न्यायालय की प्रक्रिया के बाद जब ये सुनिश्चित कर दिया गया कि वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होगा, तो आपने देखा पूरे देश में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। अब ये तो तय मान के चले कि भाजपा की मुख्य लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस ने देश में 60 साल राज्य किया है और अभी भी पिछले दिनों और आज के उसके एजेंडे को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कांग्रेस के पास कोई विज़न नहीं दिखता है। उन्हें सिर्फ किसी भी प्रकार से मोदी को हटाना है, उसके लिए उनके पास कोई विज़न नहीं है। सिर्फ एक दिशा की ओर आंख बंद करके चले जा रहे हैं। वो कहाँ पहुँचेंगे इसकी कोई परिकल्पना ही नहीं है। लेकिन मोदी का विरोध करना है तो करना है। अब जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने 14 तारीख को लॉन्च किया, वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप इस यात्रा को और राम मंदिर को आज के डेट में एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या दोनों में कोई समानता आपको दिखती है? दोनों एक दूसरे के आसपास भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि लोगों की आस्था जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के लिए है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आस्था से खेलने की कोशिश करती है तो जनता उसको जवाब देती है। अब इसमें ये पेंच आता है कि आखिर नीतीश कुमार की चर्चा क्यों हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि देश की राजनीति जब होती है तो बिहार ने हमेशा अहम भूमिका निभाया है और जिस प्रकार से विपक्षी अलायंस बनाने के लिए नीतीश कुमार ने गठबंधन को खड़ा किया और वहाँ से उन्हें दरकिनार कर दिया गया, तो निश्चित तौर पे अभी के समय में उन्हें ये डिसाइड करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि अभी जैसे महागठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है और वो पिछले लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर लड़े थे भाजपा के साथ जब थे, तो 17 में से 16 सीटें आई थी। अभी भी महागठबंधन में उनके सीटों को कोई नहीं काट सकता, चाहे वो भाजपा में रहें चाहे वो महागठबंधन के साथ रहें, उनके सीटों को कोई नहीं छू सकता, ये आप मान के चलिए। लेकिन क्या सीट मिलने के बाद भी ये कयास बिहार की राजनीति में क्यों बने हुए हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, विधानसभा भंग हो सकती है? इसका कारण भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उन्हें
प्रधानमंत्री बनना जो था वो तो बन नहीं सकते, ये तो तय है। लेकिन अगले चुनाव में जो बिहार में होने हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो बने रहने के लिए तो अपना घर तो बचा सकते हैं। ये सारे प्रयास उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इसलिए सारे चीज़ों को अपने अनुसार से साधने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को मैसेज देने में लगे हुए हैं और अपने पावर बैलेंस को स्थापित करने में लगे हैं, जिसकी बात मैंने कल की थी कि उनका रिटायरमेंट प्लान सही दिशा में सही जगह से मिले। और लोग हमेशा से उन पे ये आरोप लगा है, वो पलटी मारते हैं। कई बार उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन कर मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखी है और आज भी उसी के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ चुनावों को अगर आप देखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जिस प्रकार से 2013 में भाजपा से अलग हुए थे और 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़के जिस प्रकार से उनकी सीटें बढ़ी थी और महागठबंधन की सरकार बनी थी, उन्होंने क्लियर मैसेज बीजेपी को दिया था, जिस प्रकार से सत्ता से वो दूर हुई थी। उसके बाद 2017 में बीजेपी को फिर से सत्ता में वापस लाए और उसका मैसेज उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया, जिसमें बीजेपी जो 22 सीटों पर लड़ी थी उन्हें अपनी सीटें छोड़नी पड़ी और नीतीश कुमार ने डोमिनेट करके 17 सीट अपने लिए लिया और 17 सीट पे बीजेपी भी चुनाव लड़ी थी। ये नीतीश कुमार का पावर गेम है और सत्ता परिवर्तन करके सिर्फ वो ये नहीं दिखाते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, वो अपने पावर को, अपने एनर्जी को रिस्टोर करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अभी मैं हूँ। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या गठबंधन में महागठबंधन के साथ रहकर सीटें तो उन्हें 17 मिल जाएगी, वो कितनी सीटें जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर भाजपा के साथ आते हैं तो उन्हें क्या इस फायदा मिलेगा, ये भी वो अच्छे से समझ रहे हैं। और यही कारण है कि आप अगर उनकी कार्य समिति को देखेंगे तो उस कार्य समिति में वही सारे लोग हैं जो भाजपा के साथ नीतीश कुमार को सहज महसूस कराने के लिए, उनसे बात करने के लिए उन्होंने वैसी ही टीम का गठन किया है। आपने देखा होगा जदयू के कुछ मंत्री अपने आप को रामधुन के साथ जोड़ने से रोक नहीं सके, कुछ सामने तो कोई पीछे। लेकिन पिछले दिनों हुई घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे, जब से जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, उनकी मां के देहांत के बाद आपने कभी किसी नेता को, किसी प्रवक्ता को कुछ भी बयान देने
की स्थिति में देखा है? किसी ने भी कोई बयान दिया है? नहीं देखा होगा। ये राजनीतिक इशारा है और इसे वो बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके परिणाम निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव को देखते हुए कुछ न कुछ करेंगे, इसी को नीतीश कुमार सोच रहे हैं। इसलिए